नमस्ते। आज हम भारतीय उपमहादेश के प्राचीन इतिहास की धारा पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में किए गए कुछ विषय पर मैंने कुछ कार्य आप लोगों को दिए थे, जिन कार्यों की चर्चा अब हम आगे करेंगे। खाली जगह भरो। पत्थर युग के अंतिम समय में स्थायी बस्ती, कृषि कार्य एवं पशुपालन के जरिए मनुष्य की जीवन यात्रा शुरू हुई। दूसरा, आदि मानव के युग से इतिहास सभ्यता के युग में आ पहुंचा। तीसरा, शिल्प और स्थापत्य का नमूना सभ्यता की एक महत्वपूर्ण पहलू है। चौथा, लिपिमाला का प्रयोग ही सभ्यता की सबसे बड़ी कुंजी है। बच्चों, यहाँ मैंने उत्तर के 7 पूरे वाक्य को पढ़ा है। आप अपने प्रश्नों के जो उत्तर आपने लिखे हैं, उन उत्तरों को आप इस दिए गए उत्तर के साथ मिलाओगे। यदि कोई गलती है तो उसे सुधारोगे और उसका अभ्यास करोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने आगे पढ़ा था इस पाठ में कि आदि मानव ने सीख लिया था अपनी आवश्यकता अनुसार कि कैसे स्थायी रूप से रहा जाता है, कृषि पालन किया जाता है, पशुपालन होता है, पशुओं का उपयोग हम किन किन कार्यों में कर सकते हैं। तो ये सारे ही क्या है? ये सारे ही उन्नति के चिन्ह हैं। ये सभी सभ्यता के विभिन्न पहलू हैं। वहीं एक भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर एक एक नई सभ्यता का विकास हम समय समय पर देखते हैं। इसलिए मेहरगढ़ हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हुआ। मेहरगढ़ में एक नई सभ्यता का विकास हुआ जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। ईसा पूर्व की 3य शताब्दी में भारतीय उपमहादेश में नगर सभ्यता का विकास हुआ। आदिम समूह के समाज में सभी में एक प्रकार की समता की अवधारणा थी। नगर सभ्यता में यह समता का भाव नहीं था, लेकिन शासक समूह तैयार हुआ जो पूरे समाज पर शासन करता था एवं उनका कार्य यह होता था मुख्यतः कि वो ये संचालन देखे कि सभी कार्य सुचारू रूप से हो रहे हैं या नहीं। अगर किसी को कोई परेशानी है तो उसकी समस्या को सुना जाता था और सुलझाने की पूरी कोशिश की जाती थी। वहीं दूसरा समूह धर्मीय कार्यक्रम अथवा यज्ञ करते थे। इसी तरह से समाज में विभिन्न प्रकार के भेदभाव भी समय समय पर उत्पन्न होने लगे। यह भी सभ्यता का एक वैशिष्ट्य है। आदि समूह समाज में खून के संपर्क और आत्मीयता के आधार पर समूह बनाते थे। वहीं दूसरी ओर सभ्यता का एक दूसरा वैशिष्ट्य यह भी है कि दूसरे के साथ सुख सुविधा के लिए समूह बनाना अथवा समझौता करना। जैसे हड़प्पा सभ्यता को ही ले लिया जाए, जो जहां पर व्यक्ति समूह बनाते थे, उसे ब्रॉन्ज के यंत्रों की आवश्यकता पड़ती थी। ब्रॉन्ज के यंत्रों को ब्रॉन्ज के कारीगर बनाते थे। वहीं पत्थर को गर्म करने के लिए बर्तन की आवश्यकता पड़ती थी। उस बर्तन को कुम्हार तैयार करते थे। इस तरह माला बनाने वाले कारीगर को ब्रॉन्ज कारीगर और कुम्हार के ऊपर निर्भरशील होना पड़ता था। यह पारस्परिक निर्भर करना ही सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है। बच्चों, आप आज के समय में भी अपने आसपास में देखते हो, क्या डॉक्टर का काम किसान कर सकता है? नहीं, ना ही किसान का काम एक डॉक्टर कर सकता है। सभी अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना कार्य करते हैं। तो उस समय में भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। वहीं ग्राम और नगर के आसपास टिके रहना भी सभ्यता के लिए जरूरी है। नगर के निवासी ग्राम के फसल के ऊपर ही निर्भरशील रहते थे। इसी प्रकार से नगर और ग्राम को आधार करके भारतीय उपमहादेश में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। लेकिन कोई भी सभ्यता अचानक ही विकसित नहीं हो जाती है। इसके पीछे भी इतिहास के कई पन्ने इससे जुड़े होते हैं। इसके बाद हम भारतीय उपमहादेश के प्राचीन सभ्यता के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। आगे हम पढ़ते हैं मेहरगढ़। नवीन पत्थर युग की बातों को आप लोग पहले ही जान चुके हो। आपने पढ़ा है कि पाषाण युग में किस तरह के बदलाव मनुष्य ने देखे या किए। भारतीय उपमहादेश में नवीन पत्थर युग मनुष्य के जीवन यापन में कुछ नवीन विषय को भी जोड़ती है।
एक ओर जहां कृषि कार्य आरंभ हुआ तो दूसरी ओर पत्थर के साथ साथ धातु का प्रयोग भी शुरू हुआ। उस समय धातु कहने पर केवल तांबा और कांसा का ही प्रयोग समझा जाता था। लोहा का प्रयोग उस समय नहीं हुआ था। तांबा और पत्थर दोनों का ही व्यवहार होने के कारण उस समय को तांबा पत्थर का युग कहा जाता था। उस युग को क्या कहा जाता था? तांबा पत्थर युग। और किन दो धातुओं के कारण? तांबा तांबा और पत्थर। और विशेषता दो धातु कहने से केवल दो ही धातुओं का प्रयोग लोग करते थे, तांबा और कांसा। लेकिन इसके अलावा पत्थर पर भी लोग निर्भर थे। पत्थरों पर लिखावट होती थी, पत्थरों को हथियार के रूप में व्यवहार किया जाता था, आदि कार्यों में इसका उपयोग होता था। तो इस कारण इस युग का नाम पड़ गया तांबा पत्थर युग। यहाँ के पाकिस्तान के बेलूचिस्तान प्रदेश के मेहरगढ़ में तांबा पत्थर युग का एक प्राचीन केंद्र खोज में मिला है। मेहरगढ़ बोलान गिरिपथ से कुछ दूरी पर स्थित है। वहां पर मूलतः कृषि निर्भर सभ्यता की खोज हुई थी। वह समय 1974 ईसा के बाद का था। फ्रांस पुरातत्ववेत्ता फ्रांसोया जारेज मेहरगढ़ सभ्यता का उन्होंने आविष्कार किया था। इस संबंध में उन्हें रिचार्ड मेडो ने सहायता प्रदान की थी। ईसा पूर्व 7000 से ईसा पूर्व 5000 साल तक मेहरगढ़ सबसे पुराना पर्याय था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है इस पर्याय में वहां के मनुष्य गेहूं और जौ की खेती करना जानते थे। बकरी, भेड़ और सांड पालतू पशु थे। पत्थर से तैयार जांता और खाद्य पीसने का यंत्र मेहरगढ़ में मिला था। पत्थर की छुरी और पशुओं की हड्डी से यंत्र भी इस पर्याय में मेहरगढ़ के मनुष्य बनाते थे। लेकिन किसी धातु से तैयार कोई वस्तु उस समय नहीं मिली थी। मेहरगढ़ के कच्चे मकान में धूप से सुखाए हुए ईंटों का व्यवहार देखा गया था। उन घरों में एक से अधिक घर होते थे। कुछ इमारत तो साधारण घर से काफी बड़े थे। पुरातत्वकार ऐसा अनुमान लगाते हैं कि उनमें से खाद्य सुरक्षित रखा जाता था। उन घरों का उपयोग किस लिए होता था? कि खाद्य, खाने पीने की चीजों, अनाजों को सुरक्षित रखा जा सके। उपमहादेश में सबसे पुराना खाद्य रखने का घर मेहरगढ़ में पाया गया था। सबसे पुराना घर कहाँ मिला था? मेहरगढ़ में। ईसा पूर्व 7000 से ईसा पूर्व 5000 साल तक हम ऐसे कई बदलाव हमने देखे हैं। आगे हम जानेंगे कि वहां मनुष्य किस प्रकार गेहूं और जौ की खेती करना उन्होंने सीखा। बकरी, भेड़ और सांड पालतू पशु जिनको उन्होंने पालना सीखा। पत्थर से तैयार जाता और खाद्य यंत्र को पीसना, उनको किस प्रकार वो बनाएंगे, ये सारी बातें उन्होंने सीखी थी। मेहरगढ़ सभ्यता का द्वितीय पर्व लगभग ईसा पूर्व 5000 से ईसा पूर्व 4000 साल तक माना जाता है। गेहूं और जौ के साथ साथ इस कपास खेती का भी प्रमाण मिला है। अभी तक पृथ्वी पर सबसे प्राचीन कार्पस खेती का नमूना मेहरगढ़ में ही पाया गया है। मेहरगढ़ में पाया गया पत्थर का हसुआ भारतीय उपमहादेश में हसुआ का प्रयोग सबसे पुराना प्राचीन हथियार है। इस पर्याय तक मेहरगढ़ में मिट्टी का बर्तन तैयार होता था। पहले तो बर्तन हाथों से बनाया जाता था, लेकिन तब तक कुम्हार चरखे का प्रयोग उसने शुरू नहीं किया था। इस समय के अंत तक कुम्हारों द्वारा चरखे से तैयार बर्तन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पत्थर और शांख के गहने भी बनाए गए थे। शांख और पत्थर मेहरगढ़ के बाहर से भी आते थे। लगभग ईसा पूर्व 4300 से ईसा पूर्व 3800 साल तक मेहरगढ़ सभ्यता का तीसरा पर्व माना जाता है। इस समय विभिन्न प्रकार के गेहूं एवं जौ की खेती होती थी। कुम्हार के चरखे से मिट्टी के बर्तन बनाने का कौशल इस समय तक चारों ओर फैल चुका था।
बर्तनों को चूल्हों पर जलाकर उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के नक्शे और चित्र बनाए जाते थे। एक रंग की तरह दो रंग अथवा विभिन्न रंगों की मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। बस्ती के रूप में मेहरगढ़ का आयतन बड़ा था। इस पर्याय में नियमित तौर पर तांबा का प्रयोग शुरू हुआ था, लेकिन आंतरिक से प्रयोग के लिए तांबा निकालना सहज नहीं था। फलस्वरूप पत्थर से बनी वस्तुओं का प्रयोग जारी रहा। इस समय मेहरगढ़ में शिलमोहर का प्रयोग आरंभ हो गया था। सब मिलाकर ग्रामीण कृषि समाज और भी जटिल रूप धारण किए हुए था। मेहरगढ़ में उस बदलाव का चिन्ह पाया गया है। इस बदलाव का चिन्ह पूरी तरह से हड़प्पा सभ्यता में और भी अधिक स्पष्ट हो गया। तो बच्चों, अब इनमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। मेहरगढ़ की समाधि। मेहरगढ़ सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता समाधि स्थल है। समाधि में मृतदेह को सीधा अथवा घुमाकर सुला दिया जाता था। मृतक के साथ विभिन्न प्रकार की वस्तु दी जाती थी, जैसे शंख अथवा पत्थर का गहना, कुदल आदि। इसके अलावा समाधि में विभिन्न प्रकार के पालतू पशु को भी रखा जाता था। समाधि में बहुमूल्य पत्थर भी मिले हैं। मृतकों को लाल कपड़े में लपेटकर एवं लाल रंग लगाकर समाधि में रखा जाता था। दूसरी ओर बच्चों, आपने जाना कि नवीन पत्थर युग के अंत में चक्के का प्रयोग शुरू हो गया था। तो आज आपने जिस विषय पर अध्ययन किया, उन्हीं विषयों से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने हैं इस कार्यपत्र पर, जिसे आप अपनी कॉपी में लिखकर अपनी भाषा में इसका उत्तर देंगे। किस सभ्यता का नामकरण हुआ? हमने आज प्रस्तुत पाठ में पढ़ा कि एक नई सभ्यता का नामकरण हुआ था। तो उस सभ्यता का क्या नाम था, आपको यहाँ लिखना है। मेहरगढ़ के कच्चे मकान में किसका व्यवहार होता था, इसकी चर्चा आप करोगे। उन घरों के बारे में आपको बताना है और अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें।